ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਗਲ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। सो दादा जी नमस्ते और सुनाओ जी, कैसे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हो बताओ? जी जी दादा जी बढ़िया चल रहा है। सो आज का ये पॉडकास्ट हिंदी में ही मोस्टली होगा, क्योंकि दादाजी हमारे पंजाबी आती है पर थोड़ी आती है, पर हम उसको कोई बात नहीं, हम हिंदी में कर लेंगे दादाजी। और सुनाओ दादाजी का आपकी लाइफ कैसे चल रही है? बस हमेशा हमेशा खुश। वाह जी वाह। हाँ। और हमें यहाँ पे कोरिया में प्रोफेसर मुगल वासी जी को ज्यादातर दादा के नाम से बुलाते हैं ना। वहाँ पे वेस्ट बंगाल साइड दादा को, मतलब दादा एक कॉमन नाम है ना दादाजी। हाँ। आप उसको प्लीज एक्सप्लेन करना थोड़ा। ऐसा है ना, बंगाल में तो दादा का मतलब होता है एल्डर ब्रदर जी, ठीक। लेकिन अभी हमारा जो उम्र हो गया, हमने 61 हो गया तो अभी आप दादा, सही में आपका लैंग्वेज में जो दादा है वही हमने उम्र हो गया ना। जी हम तो 64 बोर्न वाला बंदा है जी दादा। तो इधर कोरिया में तो बहुत दिन से आया, तो दादा बोलो, रियल में ग्रैंडफादर बोलो या एल्डर ब्रदर बोलो, जो भी समझो जी, ठीक है ना। हम तो बाय रियल मीन्स ऑफ दादा, अपना बंदा जैसे ही हम सबका साथ में बिहेवियर करता हूँ, तो इसीलिए सभी कोई हमको दादा दादा ही बोलता है। हम भी उससे बहुत गम है। वाह जी वाह। हमारे पीछे बहुत मुलाकात हुई है दादा से। इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे इंडियन कम्युनिटी की। नॉट ओनली इंडियन कम्युनिटी, और भी हमारे जो साथ के पाकिस्तान, नेपाल, उनकी भी बड़ी हेल्प इन्होंने की है। और दादा को 35 साल हो गए कोरिया में, और इनकी भाषा तो फिर लाजवाब है। दादा हमें आपका एक्सपीरियंस बताओ, कैसे आना हुआ 1989 में कोरिया में? ऐसा है ना, जैसे साउथ कोरिया को तो कोई पहचानता भी नहीं था ना 1988 का पहले। जी, ओलंपिक हुआ तभी आदमी इधर उधर से आने लगा जी। उसके पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि साउथ कोरिया क्या है। इससे तो नॉर्थ कोरिया बहुत बढ़िया जीता था। इसका जो भी डेवलपमेंट हुआ मेरा आंखों का सामने हुआ ना। कुछ भी नहीं था, पूरा अंडर डेवलप्ड स्टेटस में हमने आया। जब सोल में शुरू में आया, इसका सिर्फ सबवे लाइन 2 था। ओके। वो 88 में इन्होंने लाइन 2 बनाया था, सर्कुलर लाइन जी। और कुछ नहीं था उस समय, ठीक है ना, जब मैं आया जी। तो बारे सारे अभी जितने सारे लाइन 13 14 कितने लाइन हो गया सब सबवे सोल का, ये सब बाद में हुआ। ओके। ये सब जितने हाईवे वगैरह है, जैसे अभी तुम लोग कभी बस में जाते समय कोई रेस्ट एरिया में रुकते हो ना, जी जी, वो कितने बढ़िया साफ सुथरा सब कुछ दिखाई देता है ना। बिल्कुल। अब उस समय हमारा क्या हुआ करता था, कहीं पर तुम टॉयलेट करने जाओगे ना, कहीं गिर ना जाओ उसका डर रहता था। अच्छा। और टॉयलेट पेपर तो दूसरी बात है, कोई न्यूज़पेपर काट के फाड़ के रख दिया करता था, बहुत ही गंदा रहता था उस समय। तो हमारा आंखों का सामने ये कंट्री का बहुत इंप्रूवमेंट होते गया देखते गया हमने ना। ओके। तो 89 में तो मेरा इस कंट्री में इसीलिए आना रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था। ओके। ऑस्ट्रेलिया में कोई योगा मेडिटेशन रिट्रीट हम लोग कर रहे थे 87 में जी। तो यहाँ का कोई बुद्धिस्ट मॉन्क, उनका ग्रुप गया था उसको अटेंड करने के लिए। उसको बहुत ही अच्छा लगा ये योगा मेडिटेशन जो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तो इन्होंने इनवाइट किया हमको कि आप भी आओ हमारा यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल में, ये मेडिटेशन कैंप रिट्रीट आप कंडक्ट करो जी। तो इसी सिलसिले में हमको इन्होंने इनवाइट किया था 89 में। तो मैं तो इस कंट्री का आने का पहले ही मैंने 60 कंट्री घुमा हुआ था उस समय ही। वाह। क्योंकि हमने, हमारा जो गुरुजी है, हमारा गुरुजी का नाम है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। तो आनंद मार्ग बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा वर्ल्ड ओवर है ना। तो उसका हमने अलग अलग सेक्टर में मेरा पोस्टिंग था। पूरा साउथ अमेरिका, यूरोप और पूरा अफ्रीका, पैसिफिक ओशन और साउथ ईस्ट एशियन का कंट्री, बहुत कंट्री में मैंने तो जिंदगी तो ट्रैवल ही रहा। मतलब इंडिया मैंने छोड़ा एग्जैक्टली 18 साल हुआ, पासपोर्ट मिला 3 महीना का अंदर में हम इंडिया छोड़ दिया। जब छोड़ा उसके बाद में आज तक इंडिया में मैं विजिटर ही रहता हूँ। कभी ज्यादा दिन रहा नहीं इंडिया में, मेहमानों की तरह। हाँ। तो यहाँ हमारा आना पड़ा एज ए योगा एंड मेडिटेशन टीचर। अभी भी कोरियन लैंग्वेज में कोई मेरा नाम टाइप करके अगर सर्च कर लेगा गूगल में, बासु मुकुल जी, तो जितने वीडियो, जितने न्यूज़पेपर और जितने इमेज आएगा,
वो उसके आधा तो होगा योगा रिलेटेड, योगा और मेडिटेशन रिलेटेड जी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जो काम किया था वो था कोरियन लैंग्वेज। ओके। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में 92 में जब हम कोरियन लैंग्वेज कंप्लीट किया तो एक आर्टिकल मैंने लिखा था यूनिवर्सिटी में जी। जिस आर्टिकल पढ़ने का बाद हमारा प्रोफेसर ने हमको बुलाया, वो हमारा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर में आया था जी। तो उन्होंने बोला यार यू हैव रिटन सम आर्टिकल व्हिच इज लाइक ए जेन्युइन स्कॉलर ऑफ द रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट। तो उस प्रोफेसर ने हमको बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो मैंने 18 साल छोड़ा, मैंने तो बोला इंडिया में तो कंप्लीट नहीं किया ना, जी जी। अंडर ग्रेजुएट अगर तो फिर उन्होंने हमको वो अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं बोला हाँ जी जी। फिर आई गॉट द स्कॉलरशिप एंड आई कंटिन्यूड माय स्टडीज। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स दोनों कंप्लीट किया। वाह जी। और फिर बाद में पीएचडी कोर्स वर्क करने के लिए मैंने इंडिया में जी। एस व्यासा बोल के योगा रिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें हमने चला गया था। और पीएचडी का जरूरत भी नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, हाँ एज लॉन्ग एज तुम्हारा मास्टर्स है और पीएचडी का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया तो तुमको जॉब मिल जाता है। तो हमको इमीडिएटली यहाँ पर जॉब मिल गया एज ए प्रोफेसर जी। तो पहला योगा डिपार्टमेंट हमसे ही शुरुआत हुआ था इस कंट्री में। तो यहाँ पर टोटल 3 कंट्री में 3 यूनिवर्सिटी में हमने योगा डिपार्टमेंट का प्रोफेसर का हिसाब से 18 साल पढ़ाई टीचिंग किया। ओके। तो उसमें एक है वोंगंग डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसका योगा मेडिटेशन डिपार्टमेंट में हमने 3-4 साल रहा। उसके पहले एक छुने कॉलेज बोल के था जिसका योगा डिपार्टमेंट था तो उसमें भी हमने 4-5 साल एज ए प्रोफेसर रहा। बाद में क्वांगजू में हमने आ गया ये क्वांगजू कैथोलिक यूनिवर्सिटी में। इस कैथोलिक यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट था नहीं, योगा एकेडमी एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया हमारे लिए और यहाँ पर हमने 13-14 साल पढ़ाई टीचिंग किया। ओके। तो ये क्वांगजू में आ गया तो आने का बाद में हमने ये जो हमारा एनजीओ है यूनिवर्सल कल्चरल सेंटर, जी जी, ठीक है ना, बाद में आप इसका पूरा डिटेल्स हमारा जो लिफलेट है इसका बैक साइड में पूरा डिटेल्स है जी जी, तो जी आप दादा एक्सप्लेन कर देना जरूर। आदमी को। क्योंकि पहली बात ये है कि हमने आया योगा फील्ड से। जी दादा। तो हमारा योगा कभी भी कोई रिलीजियन के बारे में बोलता नहीं है। योगा इज ए वे ऑफ लाइफ। जी दादा। इससे आदमी जिसका जो भी स्पिरिचुअल मकसद है वहां तक पहुंच सकता है, वो बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो और हिंदू हो। जी। क्योंकि आदमी जब तक अपने आप को सुधार नहीं सकता है तो कुछ भी रिलीजन वो पकड़े ना, वो अपना स्पिरिचुअल जर्नी में जा नहीं सकता है। जी जी जी। तो इसीलिए योगा हमारा जो गुरुजी है वो हमेशा कहता था ना कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। वाह। तो यही हमारा स्पिरिट था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अभी तुम आया तो हमको सारे वर्ल्ड टूर का हमारा जहां जहां गुरुद्वारा का हमको सेवा मिला ना, लंगर और फ्री स्टे, इसको हमको याद आ गया। वाह। चाहे चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो हांगकांग हो, जी चाहे न्यूजीलैंड हो, जिस जिस कंट्री में मैंने जहां जहां गया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन था ना, जी दादा, तो हम ढूंढ ढूंढ के 3 जगह में जाते थे। ओके। गुरुद्वारा में, जी, उसके बाद में क्या बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल में, जी और तीसरा होता था जो हमारा साईं बाबा वाला जो गेट टुगेदर होता है ना, उसका मीटिंग वूटिंग होता है, जी जी जी, वो ग्रुप हम ढूंढ के जाता था। ओके। क्योंकि ये लोग सब वेजिटेरियन होता था, हम भी वेजिटेरियन हुआ जी, करता जी, था। तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड भर घुमा, बहुत हर जगह में हम लोग देखा कि इंडियन कम्युनिटी जहां भी जाते हैं यूनाइटेड होते हैं और हमेशा उस सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जी दादा। तो हमने देखा कोरिया में हमारा कुछ अभी तक एक प्रॉपर ढंग का हिंदू टेम्पल भी नहीं है। जी। लेकिन हम यहाँ आने के बाद में जैसे सुमुरी में एक टेम्पल हुआ, जी है। उसके बाद में उसी का ऑपोजिट में हमारा एक गुरुद्वारा हो गया। जी। फिर इधर क्वांगजू में भी एक गुरुद्वारा है। तो ऐसे करके कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल तो बहुत था, लेकिन अपना हिंदू टेम्पल और गुरुद्वारा अगर कुछ इंडियन इधर आया, जी जी, तो वो लोग यूनाइटेड है अपने आप में ना, अपना कम्युनिटी में। जी जी। तो हमने ऐसा कुछ
दिखाना चाहता था कि हमारा इंडियन कम्युनिटी जहां भी जाता है, जहां भी कुछ भी करता है, वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए नहीं करते हैं, वो दूसरे कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं। ये चीज मेरे को दिखाना था जी। क्योंकि हमारा जो गुरुजी का कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सल फैमिली ना, तो यूनिवर्सल का मतलब कभी भी इंडियन भी नहीं है और इंडिया का अंदर में कोई पर्टिकुलर स्टेट या क्या बोलते हैं रेस भी नहीं है ना। तो हमारा यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हम जो चीज हमारा गुरुजी ने हमको सिखाया, तुम खुद अपने आप को प्रूव करते हो कि तुम कौन कंट्री का हो, तुम कौन धर्म का हो, तुम कौन जाति का हो। ये सारे चीज तुम्हारा पर्सनल एक्टिविटी जी, तुम्हारा एक्शन इसी से प्रूव होता है। राइट। कोई जरूरत नहीं है कि तुम ग्रेट हो या नहीं, तुम्हारा एक्शन तुमको प्रूव कर देगा जी दादा। सो हमारा गुरुजी का हमेशा यही कहना था, बी ग्रेट बाय योर एक्शन। सो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड। इसी स्पिरिट में हम पूरा दुनिया में जहां भी जाते हैं काम करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल कल्चरल सेंटर खुला है जी दादा, ये यूनिवर्सल कल्चरल सेंटर में सिर्फ इंडियन के लिए नहीं है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उज्बेकिस्तान, तुर्की, पूरा अफ्रीकन, लाइबेरिया, घाना, फिलीपीन, हर कंट्री का बंदा जिसका जो जरूरत पड़ता है जी जी, वो हर चीज के लिए हमारा पास आते हैं। यहाँ हमारा आप लोग देखा है कि नीचे फ्लोर, ऊपर फ्लोर, पूरा ये जो है ये रेस्ट हाउस है बिल्कुल, जिसको ये शेल्टर बोलता है कोरियन में ना। फ्री एकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड टू ऑल दिस पीपल हु कम हियर। यहाँ पर हमारा काम है कोई भी तरह का माइग्रेंट का रिलेटेड इशू हो, we are getting involved into it, helping them, trying to find out the solution for them। तो यही हमारा मेन काम है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए यूनिवर्सल कल्चरल सेंटर रखा। इसका मेन जो मोटो है, ऑफ द माइग्रेंट, बाय द माइग्रेंट, फॉर द माइग्रेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जी दादा। तो हमने, क्योंकि कोरियन हमें हेल्प क्यों करेगा, हम लोग जितने माइग्रेंट है ना खुद यूनाइटेड होंगे तो हमारा प्रॉब्लम हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल जी, समझ गए क्या। देखो अभी नेपाल एक लड़का का ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे उसका एक्सपेंडिचर आ गया। ये सारे पैसा नेपाली स्टूडेंट एसोसिएशन और नेपाली वर्कर्स एसोसिएशन ने पैसा देके उसको पूरा ट्रीटमेंट का पैसा कवर किया। ओके। तो इसी तरह एक इंडोनेशिया का बंदा को हार्ट ऑपरेशन हुआ था, तो वो इंडोनेशिया का जितने कम्युनिटी है ना, दे केम टू मी जी, दे सेड वी हैव 1000 पीपल, वी वांट ए प्लेस टू हैव ए प्रेयर, मुस्लिम प्रेयर जी जी। तो मैंने सिटी हॉल से बात करवा के बड़ा जगह इसके लिए अरेंज करवा दिया था। वाओ। इंडोनेशियन कम्युनिटी को जी, जी, जी। तो मैंने उसको एक ही बात बोला था, यू आर यूनाइटेड, you have to take care of your own community when they are in problem, and you cannot believe they raise Samchan Manan from their community to help that boy। Okay। तो इसी तरह community is the strength of us। कहीं भी रहे, कहीं हम लोग अपना यूनाइटेड होके रहे ना, अपना प्रॉब्लम आधा सॉल्व कर सकते जी। तभी मैंने सोचा कि यूनिवर्सल कल्चरल सेंटर का जो मेन काम है वो है कि अलग अलग कम्युनिटी का, चाहे बंगाली कम्युनिटी हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, उज्बेकिस्तान कम्युनिटी हो, वियतनाम कम्युनिटी हो, मंगोलियन कम्युनिटी हो, सब कम्युनिटी को अलग अलग सपोर्ट दो जी। सपोर्ट देके उसको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए मदद करो। वाह जी वाह। ठीक है ना। जैसे हमारा गुरुद्वारा है यहाँ क्वांगजू में जी, तो ये गुरुद्वारा का पहला जब ओपनिंग कर रहे थे ना, उसका गैस सिलेंडर, उसका खाना बनाने का पॉट वोट हमारा यूसीसी से डोनेट किए थे जी जी, ये पता है। हाँ जी। हमारा जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है अमन आया था ना जी, जी जी, बोला दादा हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बोला ठीक है, जो जो हमारा पास है ले जाओ जी। अभी भी शायद जो नीचे कारपेट है वो भी हमारा यहाँ पर किसी ने डोनेट किया था तो हमने डोनेट कर दिया। हम भी ये कम्युनिटी के लिए ही यूज करते हैं हमेशा। तो कोई भी ग्रुप हो हमारा, तो कोई पर्टिकुलर फिक्स रिलीजन अपना कुछ नहीं है। हम हर रिलीजियन को मानते हैं कि सभी अपना अपना रास्ते में ठीक है, सब कोई अपना रिलीजियस फेथ रखे, उसका अपना प्रोग्रेस होगा।
जी दादा। तो क्या क्या हम करते हैं इसके बारे में तो हम एक बार में तुमको बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हमें हो सकता है अलग अलग इशू पर तुमको अलग अलग टॉपिक पर बात सुनना पड़ेगा। मैंने क्या क्या कवर करता हूं इसके बारे में बोल सकता हूं। जी जी जरूर। जैसे हमारा मेन एक्टिविटीज है ना यूसीसी का, यहां पर बहुत सारे वर्कर, इनको पता ही नहीं है कि ये इलीगल हो जाने से कोई लेना देना नहीं है। इलीगल तो इमिग्रेशन का लॉ है। अगर वो इलीगल भी है फिर भी उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, जो ओवर टाइम होता है, जो पैसा उसको मिलना है नहीं दिया, अनपेड सैलरी है, इसको तो देना ही देना है, चाहे वो इलीगल हो और ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेबर लॉ अलग कुछ है ना। जी जी। तो हमने उस तरह का पूरा फैसिलिटी सबके लिए रखा हुआ है। कहीं भी हो कोरिया का, जी जी। कोई भी सिटी में हमें कांटेक्ट करे। हमारा अपना नेटवर्क है हर शहर में, छेजू आइलैंड से लेकर पुसान से लेकर जहां भी बोलो तुम, जी जी, हर एरिया से हम हेल्प करते हैं। बहुत सारे अपना पंजाबी भाई लोग कांटेक्ट करते हैं, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ओके। तो उसी तरह ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, बांग्लादेशी का प्रॉब्लम जो E9 में आते हैं ना, उस तरह की भी बंदा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसका एम्बेसी नहीं कर पाते हैं, हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। क्योंकि ये हर चीज जो है ना एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं। इतना साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत काम में आता है। समझ गए ना। तो एक तो लेबर के लिए वैसा है। बाकी हमारा ये जो रेस्ट हाउस है ना, ये रेस्ट हाउस का कॉन्सेप्ट है जैसे किसी का असुस्थ हो गया, फायर ऑपरेशन किया था, मैंने इनको बोला था ना, ये अगर तुम आना चाहते हो, रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो इट इज फ्री फॉर ऑल। आपने ऑफर किया था उस टाइम ना। यस 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 यस। तो उसी तरह यहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का आया था, उसका हाथ ऑपरेशन होता, 8 महीना यहाँ रहा पूरा, जब तक उसका हाथ में स्ट्रेंथ नहीं आया उसके बाद में उन्होंने गया। ओके। यहाँ पर हमारा घाना का एक लड़का था, उसका उंगली कट गया था, सांझे रिपोर्ट करके उसको यहीं पर रखा था। ओके। 7-8 महीना जब तक उसको कॉम्पेंसेशन पैसा नहीं मिला तब तक यहीं पर फ्री में रहा, खा, उसका कॉम्पेंसेशन माई दिला के भी वापस भेजाया। तो पाकिस्तान का भी ऐसे बंदा आया। अभी भी हमारा फिलीपीन का एक लड़का है जिसका उंगली कट गया है। तो हर कंट्री का कोई भी बंदा हो, मतलब यहाँ पर जो आते हैं वो हमेशा हमारा यहाँ से बहुत तरह का हेल्प उसको मिलता है, मिलेगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये रेस्ट हाउस जैसे हमारा स्टूडेंट लोग है, जी जी, कभी कभी वो रहते हैं अपना किसुक्सा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्डिंग डोमेटरी में। जी जी। तो वहां पर गलत कर देते हैं, रात में लेट करके आ गया, कुछ वायलेशन कर दे, उसको रहने नहीं देता है, फिर आके बंदा यहीं पर रहता है हमारा। समझ गए कि नहीं। तो असुस्थ बंदा आ गया, कोई माइग्रेटेड गर्ल्स है जिसने कोरियन के साथ शादी किया, उसका झगड़ा हो गया, बच्चा लेके यहाँ पर आता है, 2-3 महीना रहता है, बाद में जब तक सेटल नहीं होता यहीं पर रहता है। जी जी, हमने देखा है पहले भी। तो ये हमारा उस तरह की यूटिलिटी के लिए है, जब जिसका जरूरत पड़ता है। जैसे दूसरा शहर से कोई आता है 1-2 दिन के लिए ना, जी जी, ऐसे तो हमारा दूसरा जगह में गुरुद्वारा में भी रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ का हमारा गुरुद्वारा में अभी रहने के लायक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतलब हमारा यहाँ वैसे ही गुरुद्वारा टाइप का ही है। जी जी। लेकिन यही फर्क है कि गुरुद्वारे में आपको पूरा वेजिटेरियन नंगर है, हाँ, यहाँ नंगर फंगर अलग कुछ नहीं, तुमको खुद बना के खाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। हाँ ये है। उसके बाद में कोई भी तरह का वीसा का इशू हो, ओके, जैसे हमने रिफ्यूजी वीसा कर लेंगे तो हमें क्या डिसएडवांटेज है, हमने क्या अच्छा चीज है, क्या G1 वीसा हमको एक बार मिल गया है, इसके बाद में मैं इस कंट्री में लीगली नेशनलिटी तक जा सकता हूँ कि नहीं, हम इलीगल हैं, इलीगल से हमने कभी भी अपना इस कंट्री में अगर एस्टैब्लिश होना चाहता हूँ नेशनलिटी तक मिल सकता है कि नहीं। ये हर तरह का सवाल लेके आते हैं हमारा पास आदमी। इसको फ्री काउंसलिंग हम देते हैं। हमारा साथ में एसोसिएटेड बहुत अच्छे अच्छे इमिग्रेशन ऑफिसर, जो पहले इमिग्रेशन ऑफिसर था 15-20 साल, उसके बाद में वो इमिग्रेशन लॉयर बन गया है, उस तरह का बंदा हमारा साथ में एसोसिएटेड, हमारा कल्चरल सेंटर का साथ में। जैसे किसी को अगर पैसा नहीं दे रहा है, बहुत बदमाश है एजेंट या ओनर, उससे पैसा कैसे निकालना है वो हम तरीका जानते हैं। पहले तो हमने फर्स्ट राउंड हेल्प कर देते हैं उसको, अगर उसके पास सबूत फबूत है तो किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, आपको वो 10% कुछ नहीं देने की जरूरत है। सिंपली हमारा कल्चरल सेंटर से आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के
फैक्स कर दूंगा, या तो आपका सामने उनको मालिक को फोन कर दूंगा, हमारा नाम सुनेगा तो ऐसे ही वो मालिक पैसा दे देगा। जी जी जी, बहुत केस हमने ऐसे सॉल्व किया ना जी। तो उसमें हम जिसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो कुछ डोनेशन दे दिया यूसीसी को। यूसीसी तो सबका डोनेशन से ही चल रहा है, इसी का डोनेशन से चलते रहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा काउंसलिंग जो है, चाहे वीसा का हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सा हॉस्पिटल में जाने से सस्ता में होगा जी, कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने से उनके लिए यूजफुल है, ये सारे चीज हम खुद एडवाइस कर देते हैं। तो ये काउंसलिंग हमारा ऑल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग चलता रहता है। उसके बाद में फूड शेयरिंग बोल के हमारा एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो हमको सीजन में बहुत कुछ डोनेट कर देते हैं, जैसे समर आ गया तो मकाई दे दिया, कोई आलू दे दिया, कोई वाटरमेलन दे दिया, तो इतने सारे हम लेके क्या करेंगे, हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको। बिल्कुल। स्पेशली जिनका परिवार है, फैमिली है, शादी किया हुआ, बच्चे हैं, वो फैमिली में इनकम अर्निंग बंदा एक बंदा हो गया ना, वो बच्चे को स्कूल में पढ़ाते उसका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है ना, तो वो लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। ओके। तो जैसे टेम्पल वगैरह से राइस वगैरह डोनेट कर देते हैं, तो जिसको काम नहीं कर पा रहा है और सुस्त है, कोई इनकम नहीं है, उसको फूड आइटम हम होम में डिलीवरी देकर आ जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो ये सब चीज के लिए क्या है कि हमको खरीदना ही पड़ता है। हमने डिसाइड किया कि चलो भाई इसको एक साथ में होलसेल से ही खरीद लो जी, और जिसको जरूरत पड़ेगा, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर दुकान खोल के बैठा है, हम बेच रहे हैं, ऐसे नहीं। बिल्कुल। जिसका जरूरत है, जो समझते हैं कि हमको पैसा सेव करना है, वो आ सकता है। वो हमारा साथ में वॉलंटियर वर्क भी करे, हमारा मेंबरशिप भी उसके साथ रहे, तो हमारा वो फैमिली मेंबर है। इसीलिए उनके लिए हमने जो सामान खरीदते हैं, बस जो कॉस्ट पड़ता है उसका ऊपर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर है ऐड करके उसी हिसाब से हम उसी प्राइस में दे देते हैं। कभी फायदा वायदा का चक्कर में रहती है जी। तो दिस इज ए फूड शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ओके। कभी कभी बेकारी से ब्रेड आ जाता है, जी जी, तो ये हमारा अफ्रीकन कम्युनिटी फुटबॉल वगैरह खेलता है ना, उसको फील्ड में ले जाके हम डोनेट करके आ जाते हैं। अभी जैसे कोई किसी ने कॉफी दे दिया, डोनेट कर दिया, जो जिसको कॉफी की जरूरत है आता है, हम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाता है। बहुत अच्छी बात। तो इसी तरह का जब हमारा कोरोना चल रहा था ना, तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम चल रहा था जी। उस समय हमारा स्टूडेंट लोग भी फूड डोनेट किया था। ओके। हमने हमारा जो काम नहीं करने जा रहा था ना, वो लोगों को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये फूड शेयरिंग एक हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जी दादा। जैसे कोई कम्युनिटी हो रहा है, कोई कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल हो रहा है, दीपावली हो, होली हो, कुछ भी प्रोग्राम किसी ने बना रहा है ना, जी। तो उस प्रोग्राम में हम फूड आइटम डोनेट करते हैं। ओके। हम डायरेक्ट मतलब जैसे रॉ मटेरियल दे दिया, वो खुद बना के पका के अपना प्रोग्राम में खा लिया। ओके। तो इस तरह का एक्टिविटी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कम्युनिटी को सपोर्ट करके कम्युनिटी को बिल्डअप करना ही हमारा काम है। बहुत अच्छी बात है। ये सरकार को मदद करने का एज ए एनजीओ यही हमारा मेन पर्पस था। आप सोच के आश्चर्य हो जाओगे, जब कोरोना यहाँ पर आया, कोरियन गवर्नमेंट ने इतना चिंतित हो गया कि भाई ये इलीगल वर्कर का कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, इसको कैसे हमने वैक्सीन देंगे जी। तो बुलाया हमको। ओके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और सिटी हॉल हम लोग को एक मीटिंग हुआ, तो हमने बोला कि हमारा जो भी विजिटर आता है सबका मैंने टेलीफोन नंबर, किस पर्पस के लिए आया, कब आया, सब नोट करके रखता हूं। तो हमारे पास तो कम से कम 3-4 हजार का रिकॉर्ड है। ओके। तो आपको वैक्सीन दिलाना है तो मैं सबको बुलाऊंगा। जी। फिर मैंने सारे टेलीफोन नंबर लेके मैसेज भेजा। हमारा इनका माध्यम से करीब 3000 आदमी को वैक्सीन लगाया। अच्छा जी, थ्रू यूसीसी। वाह जी। इसके लिए हमको अभी भी सिटी हॉल बोलता है दैट दिस काइंड ऑफ एनजीओस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री आल्सो, गवर्नमेंट कम्युनिटी के लिए भी। बस। तो इसीलिए हमारा शेल्टर और जो काउंसलिंग सर्विस है ये इतना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है। उसके बाद में कोई भी कोरियन हॉलीडेज आता है ना, जैसे सल्लाल हुआ जी, उसके बाद में छुसक हुआ, उसमें हम हमेशा YMCA में बड़ा करके प्रोग्राम करते हैं जी। खाना बनाते हैं, उसी कोई कंट्री को फिक्स कर लेते हैं, जैसे बांग्लादेश बनाएगा इस बार, ओके, और पाकिस्तान बनाएगा, और इंडिया बनाएगा, और नेपाल बनाएगा, कोई भी कंट्री बनाएगा, पहले से फिक्स कर लेते हैं, टर्न वाइज करते रहते हैं। दो कंट्री, एक मेजर कंट्री एक माइनर कंट्री करके
क्योंकि सबको काम भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिम तो इतना बड़ा है कि एक साथ में 300 आदमी का खाना बन सकता है हमारा। किचन देख लो ना। जी है, बहुत बड़ा किचन है। तो इसमें इतने सारे आदमी का खाना बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाना, मतलब वहां जाके मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। फूड आइटम्स यूसीसी से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने का बनाने का फैसिलिटी यहाँ पर है, बना के ले जाओ ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वाह जी, सही बात है। ठीक है ना। आजकल तो हमने थोड़ा पॉलिसी चेंज कर लिया, हर फूड आइटम यहाँ नहीं बनाते हैं। कुछ कुछ हमारा क्वांगजू के अंदर में जितने इंडियन रेस्टोरेंट है, हमारा ओल्ड दिल्ली जी, उसके बाद में राज जी, उसके बाद फास्ट नेपाल, ये सारे रेस्टोरेंट्स जो है हमारा कल्चरल सेंटर के लिए स्पेशल रेट ऑफर करते हैं ये कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए। ओके। तो सभी कोई मतलब हेल्प करते हैं, तभी ये यूसीसी आज एग्जिस्ट है और चल रहा है। तो ये कोरियन हॉलीडे में कोई प्रोग्राम करते समय तभी हमें पता चलता है कि किसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्रॉब्लम मुझे पता चले तब ना हम एक एक सॉल्यूशन लाएंगे। जैसे हमारा रिफ्यूजी फैमिली वाले, उनके बच्चे का पैसा देना पड़ता था ज्यादा, कोरियन से ज्यादा पैसा देना पड़ता था उसको बच्चे को भेजने के लिए। तो हम लोग इसका पूरा कंप्लेन लेटर डाला सिटी हॉल में। 3 साल लगा इसको प्रॉपर करने के लिए, लेकिन अभी दे विल नॉट चार्ज एक्स्ट्रा मनी, दे विल पे एज द कोरियंस पे। नहीं तो पहले ज्यादा लेता था फॉरेनर्स जी। तो ये अचीव हुआ किससे? ये हम लोग का कम्युनिटी यूनाइटेड है जी, गेट टुगेदर होता है, अपना प्रॉब्लम मेरे को बताता है, तब एक एक स्टेप हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए हमारा यूनाइटेड कम्युनिटी गैदरिंग एक स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ से ही हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, बहुत सारे बंदा वॉलंटियरिंग वर्क के बारे में समझता ही नहीं है क्या जरूरत है। अभी तो कोरियन गवर्नमेंट का इतना पॉलिसी आ गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो इलीगल है, अगर उसको कोरियन बोलना आता है ना जी, और उसके पास में वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट है और एक कंपनी में बहुत दिन से काम कर रहा है, ये 3 चीज का बेसिस पर उसको हो सकता है नेशनल मतलब पूरा परमिशन लीगल कर देगा उसको। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो दादा। तो जैसे अभी जो लीगली काम करते हैं E7 वाला जी, ये जब ग्रीन कार्ड करने जाते हैं ना, उसको भी वॉलंटियर सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है। तो हमारा कल्चरल सेंटर जो है गवर्नमेंट के साथ में, इमिग्रेशन के साथ में रजिस्टर्ड है। कोई भी वॉलंटियर वर्क करेगा, ये वॉलंटियर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में पहुंच जाता है इमिग्रेशन के पास इंफॉर्मेशन। तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जब वो F2 F5 करने जाता है। ओके। तो इसीलिए वॉलंटियरिंग वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 3-4 बंदा एक साथ में आया, तो जैसे अभी एंट्रेंस में आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़ा किसी ने डोनेट करके चला गया, बाहर देखिए। लेकिन इस कपड़े को सॉर्ट आउट करना है, बच्चे का कपड़ा, लेडीज कपड़ा, जेंट्स कपड़ा, अलग अलग ना, अलग अलग उम्र का। तो ये वॉलंटियर चाहिए, तो ये हम बना के रख देते हैं। फिर जब ठंड आता है, जिसको एफोर्ड नहीं कर पा सकता है नया खरीदने के लिए, वो आके ले जाए तो बहुत अच्छा कंडीशन में रहता है कोरियन का यूज कपड़ा, स्पेशली विंटर कपड़ा ना। तो इस तरह से वॉलंटियर वर्क जो है बहुत जरूरी है। तो मैं सबको एनकरेज करूंगा कि कम से कम महीने में एक बार वॉलंटियर वर्क किया करो ना। जी जी जी। तो हमारा जैसे एनजीओ में आके आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो। तो अपना फेस्टिवल वगैरह, जैसे नवरूज फेस्टिवल जो उज्बेकिस्तान का फेस्टिवल है, नादम फेस्टिवल जो मंगोलिया का फेस्टिवल है, तो अपना बांग्लादेशी क्या बोलते पहला वैशाख, ये भी इनका न्यू ईयर प्रोग्राम है। तो उसी तरह अलग अलग कम्युनिटी हमारा पास आते हैं, अप्रोच करते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमें हेल्प चाहिए। तो कोई जगह चाहिए तो फ्री में जगह दिलवा देते हैं। तो जो भी चीज का सपोर्ट की जरूरत पड़ता है, हमारा यूसीसी के माध्यम से हम करते हैं। तो हर कम्युनिटी अपना कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल अगर करना चाहता है, तो यूसीसी इज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ देम। ओके। उसके बाद में कोरिया का अंदर में बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होता है, चुंगजांगनो फेस्टिवल, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होता है, सब इवेंट्स में हमारा यूसीसी का बूथ रहता है। कभी खाने का बूथ, कभी हेना देने का बूथ, कभी बिंदी लगाने का बूथ, कभी साड़ी पहनाने का बूथ। हाँ, तो अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग आओगे तो उसमें अपना कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। वो नॉर्मली वीकेंड में ही होता है। ओके। तो हमारा यूसीसी का साथ में एसोसिएटेड रहोगे तो इस तरह का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रहेगा। बहुत तरह का एक्टिविटी है। आज मैं थोड़ा कल्चरल सेंटर का हर महीना में हमारा एक मीटिंग होता है। ओके। तो आज वो मंथली मीटिंग भी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है आज। नहीं तो बहुत सारे चीज हम बोल सकते थे।
बाद में एक एक इशू लेके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, हम नेक्स्ट पार्ट्स आपके और जरूर लेकर आएंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हम इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और यूसीजी के बारे में हम बोल रहे हैं, यूनिवर्सल कल्चर सेंटर के बारे में। आपका जो एनजीओ है, हम बहुत पहले भी हमें पता था ना। अच्छा, एक चीज शायद तुम्हें पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम जी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट 2020 में हमको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया। ठीक है, किस लिए दिया? एज ए माइग्रेंट को हेल्प करने के लिए, जो कोरियन भी नहीं कर पाते इतने सारे, जो मैं कर रहा हूं। दिस इज समथिंग एक्सटेंसिव वॉलंटियर एक्टिविटी एंड एक्सटेंसिव अपना सेक्रीफाइस। तो इसके चलते उन्होंने हमको प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिया। इसीलिए तो दादा आप हमारे लिए एक प्राउड है ना। तो आप एक जाने मानी हस्ती है यहाँ पे कोरिया में, है ना। इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरी लाइक कम्युनिटीज में आपकी चर्चाएं हैं। तो इसलिए आपसे आए हैं। हमें पहले उम्मीद नहीं थी कि आप हमें टाइम देंगे, पर आप तो खुले दिल वाले हैं, यूनिवर्सली, है ना सभी को। हाँ, बिल्कुल, सबके लिए आपका धन्यवाद जी। एकदम एकदम जी दादा। चलिए, कभी भी कोई भी इशू लेके आओ, जी दादा, आई एम रेडी। अभी थोड़ा बिजी हूँ, आज ज्यादा टाइम नहीं बोल सकता हूँ, बाद में कोई इशू पर जरूर दादा। हम आपका उसमें आपका नंबर और आपके जो आईडीज होंगे हम उस पे मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, मेरा टेलीफोन नंबर 010 जी 63271358 जी। ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर कोई मैसेज छोड़ देता है व्हाट्सएप पर जी, तो इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है। मैं ओवरसीज अगर जाता हूँ ना, कभी इंडिया जाता हूँ, कभी इधर उधर घूमते रहता हूँ बहुत, तो मैसेज छोड़ देगा तो हम रिटर्न जरूर करता हूँ। जी दादा, यही आपसे बहुत धन्यवाद आपका, हम आपसे मिले बस और बस आपने बस। इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। बहुत थैंक बहुत यू। नमस्ते दादा। नमस्ते।